हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी के टॉपिक पे एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग ज्योग्राफी में जो टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो अगर हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करें, तो हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का जो स्टडी होता है इसे हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन। ठीक है, इसको हम जियोलॉजी कहते हैं। तो अगर हम पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, अर्थ के इंटरनल आंतरिक संरचना की बात करें, तो जरा देखते हैं कि जो ये अर्थ है हमारा, इसका जो रेडियस है ये 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ये हमारे पृथ्वी की त्रिज्या हो जाती है, रेडियस हो जाता है। तो अगर वैसे कई बुक्स में आप देखोगे कि ये लगभग लिखा होता है कि लगभग 6400 होता है, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये 6371 किलोमीटर हो जाता है। तो अगर हम इसे अच्छे से इलैबोरेट करें, मतलब पूरी तरह से इसको हम इस स्ट्रक्चर को इलैबोरेट करें, तो आप अर्थ के इनसाइड को, मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 3 पार्ट में इसे बांट सकते हो। तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। अपर मोस्ट लेयर इज नॉन एज क्रस्ट। इसके बाद जो बीच वाला पार्ट होता है ये मेंटल कहलाता है, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ये कोर कहलाता है। तो ये आपके 3 पार्ट हो जाते हैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो इसमें जो क्रस्ट होता है ये बाय वॉल्यूम बहुत कम होता है, ठीक है, और क्योंकि डेप्थ भी इसकी बहुत कम होती है। और जो मेंटल होता है ये बाय वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, मेंटल सबसे ज़्यादा होता है बाय वॉल्यूम। तो एक एक करके अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट का जो डेप्थ होता है वो आपका 5 से 13 किलोमीटर होता है। दिस इज द डेप्थ ऑफ क्रस्ट। क्रस्ट की जो गहराई है वो 5 से 13 किलोमीटर होती है। क्योंकि देखो हमारी पृथ्वी जो है सो बिल्कुल सपाट तो है नहीं। पृथ्वी कुछ ऐसा है कि कहीं पे पर्वत है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे प्लेट्यू है, फिर प्लेन है, फिर पर्वत है। अब अगर आप यहाँ से हाइट लोगे तो हाइट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब आप बिल्कुल प्लेन से हाइट लोगे तो हाइट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो यानी कि पृथ्वी का जो सरफेस है वो अनइवन है, बिल्कुल सपाट नहीं है हमारी पृथ्वी। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जो क्रस्ट का डेप्थ है वो वेरी करता है। तो ये आपका 5 to 35 होगा, 5 to 35 किलोमीटर हो जाता है, 5 से 35 किलोमीटर हो जाता है। ये 35 होगा, एक बार और ध्यान देंगे आप लोग। तो डेप्थ ऑफ क्रस्ट इज 5 to 35 किलोमीटर। तो क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं, जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है क्रस्ट के अंदर, वो आपका क्या है? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन क्रस्ट। इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा है क्रस्ट के अंदर, तो इसीलिए इसे सियाल कहा जाता है। इट इज़ नॉन एज सियाल। दिस पार्ट इज ऑल्सो नॉन एज सियाल। सियाल कहे जाने की वजह क्या है कि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो SI रिप्रेजेंट सिलिकॉन एंड AL एल्यूमिनियम, तो इसलिए इस रीजन को सियाल नाम भी दिया गया है। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज सियाल। क्रस्ट के बाद अब अगर हम बात करें मेंटल की, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बाय वॉल्यूम मेंटल सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बाय वॉल्यूम बात करें तो मेंटल का जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम मेंटल के डेप्थ की बात करें तो ये अर्थ के सरफेस से जो इसका डेप्थ है वो आपका 2900 किलोमीटर हो जाता है। 2900 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ले लेते हैं, क्रस्ट को इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि क्रस्ट वैसे भी अनइवन है। तो अर्थ के सरफेस से 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। तो मेंटल का जो आपका डेप्थ हो जाता है इट इज़ अप टू 2900 किलोमीटर। और
मेंटल में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है, जो मेंटल के अंदर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, जिसकी सबसे ज़्यादा मात्रा है, तो वो एक आपका सिलिकॉन हो जाता है और दूसरा मैग्नीशियम हो जाता है। तो सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मेंटल ऑफ द अर्थ, इन मेंटल पार्ट ऑफ द अर्थ। तो इसीलिए इसे सीमा भी कहा जाता है, इस पार्ट को हम सीमा भी कहते हैं। अब यहाँ पे SI से मतलब सिलिकॉन का है और M से मतलब मैग्नीशियम का है, तो इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा है मेंटल में, तो इसलिए मेंटल को सीमा भी कहा जाता है। अब मेंटल के बाद अब आपका जो कोर रह गया, तो कोर की बात करें तो मेंटल के बाद जो कोर का डेप्थ है आपका 3500 किलोमीटर हो जाता है आफ्टर मेंटल, जहाँ पे मेंटल एंड हो रहा है तो उसके बाद जो कोर का डेप्थ है वो 3500 किलोमीटर हो जाता है। तो कोर के बात करें अगर थिकनेस की, डेप्थ की, तो 35 किलोमीटर आफ्टर मेंटल, ठीक है, मेंटल के बाद। तो कोर में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले एलिमेंट है वो निकिल है, आयरन है, कोबाल्ट है, ये कोर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा है कोर में, खासकर निकिल और आयरन की। तो इस वजह से कोर को नीफे भी कहा जाता है, कोर को नीफे भी कहते हैं, ठीक है, कोर को नीफे नाम से भी जाना जाता है, नीफे। अब यहाँ पे नीफे का मतलब क्या है कि Na से आपका यहाँ पे निकिल हो जाता है और Fe से यहाँ पे क्या हो जाता है, आयरन हो जाता है, तो इसको नीफे भी कह लेते हैं हम कोर पार्ट को। इसके बाद जो कोर है, तो इसमें अभी आपने जाना कि निकिल, आयरन और कोबाल्ट जैसे एलिमेंट है। तो इन एलिमेंट्स की वजह से क्या है, इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से कि हमारे अर्थ का भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ का भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड कोर में इन्हीं एलिमेंट्स के प्रेजेंस की वजह से है, निकिल, आयरन एंड कोबाल्ट। तो ये चीज है। अब हम लोग तो अच्छा, एक चीज और था कि जैसे ये कोर है हमारा कोर, तो आप कोर को दो पार्ट में बांट सकते हो, एक आपका अपर कोर हो जाता है और एक इनर कोर हो जाता है, इनर कोर, अपर कोर एंड इनर कोर। तो ये जो अपर कोर होता है ये थोड़ा सा कहते हैं कि लिक्विड या सेमी प्लास्टिक स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, अपर कोर, इनर कोर, इसको दो पार्ट में आप कोर को बांट सकते हो। तो कहते हैं कि जो अपर कोर है वो लिक्विड या सेमी प्लास्टिक स्टेट में है, तो ये चीज है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में ये हमने इसके तीनों पार्ट के बारे में जाना अर्थ के। अब इसमें हम लोग वोल्केनो के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर का ही पार्ट थोड़ा सा हो जाता है वोल्केनो। तो वोल्केनो या ज्वालामुखी के बारे में आप जानते हैं हम लोग, वोल्केनो जिसे ज्वालामुखी भी कहा जाता है। तो देखिए कि वोल्केनो का थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग, पहले इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। तो वोल्केनो के अंदर की बात करें, आंतरिक पार्ट की, तो यहाँ पे जो ये मोल्टेन रॉक्स होते हैं, जो गलित रॉक होते हैं, मोल्टेन रॉक होते हैं, इनको मैग्मा कहा जाता है, मैग्मा। तो मैग्मा क्या होते हैं कि अर्थ के अंदर जो मोल्टेन रॉक होते हैं उनको मैग्मा कहा जाता है। फिर ये जो रॉक्स हैं, मोल्टेन रॉक्स जो है मैग्मा, ये मैग्मा अर्थ के अंदर से एक पाइप के थ्रू बाहर आता है, तो इस पाइप को वेंट कहते हैं, इसका वेंट नाम है। तो इस वेंट के थ्रू ये मैग्मा बाहर आता है और इस स्ट्रक्चर का जो अपर सर्कुलर पार्ट होता है, ये अपर सर्कुलर पार्ट, इसको क्रेटर कहा जाता है, इसे क्रेटर कहते हैं, क्रेटर। तो इसी क्रेटर से ये जो मैग्मा है ये बाहर निकल के आता है, ये क्रेटर से मैग्मा बाहर निकल के आता है, और जब ये मैग्मा बाहर निकल आता है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, लावा। तो लावा और मैग्मा में ना बस इसी चीज का डिफरेंस होता है कि अर्थ के नीचे, अर्थ के इनसाइड जो मोल्टेन रॉक्स होते हैं उसे मैग्मा कहते हैं, और यही जब बाहर निकल के आ जाए एट द सरफेस ऑफ अर्थ तो लावा कहलाता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, इसी चीज का अंतर होता है इसमें। जब ये लावा सॉलिडिफाई होता है, कूल होता है, तो ये एक रॉक बनाता है जिसका नाम है
इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। तो लावा के ठंडा होने पे इग्नियस रॉक और आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। फिर ये इग्नियस रॉक फर्दर प्रेशर पड़ने पर सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनता है, सेडिमेंट्री रॉक, जिसे अवसादी चट्टान कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान। और इस सेडिमेंट्री रॉक से फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे हम लोग कायांतरित चट्टान कहते हैं, कायांतरित चट्टान। और फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक फिर जब मेल्ट होगा तो ये मैग्मा में कन्वर्ट होगा, तो ये साइक्लिंग चलती रहती है, तो इसको रॉक साइकिल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल। ये आपका रॉक साइकिल हो जाता है। इस तरह से जो ये साइक्लिंग रॉक्स की चलती रहती है कि पहले ये मैग्मा बाहर निकल के आया अर्थ के सरफेस पे, ये लावा बन गया, फिर ये लावा से इग्नियस रॉक बना, फिर इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बना, और फिर सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बना। तो थोड़ा बहुत इन रॉक्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले इग्नियस रॉक की बात करते हैं। इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, तो इसको प्राइमरी रॉक कहते हैं, प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक, इसे प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है, ये सबसे पहले बन के तैयार होता है, और अदर रॉक्स इग्नियस रॉक से बनते हैं। तो इसी वजह से इग्नियस रॉक को प्राइमरी या प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो इग्नियस रॉक है ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। इग्नियस रॉक 2 टाइप्स के हो जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है ये एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव बाह्य आग्नेय चट्टान, और दूसरा होता है इंट्रूसिव, इंट्रूसिव अंतः आग्नेय चट्टान। तो ये 2 टाइप के होते हैं इग्नियस रॉक। तो इसमें जो एक्सट्रूसिव होता है ये अर्थ के सरफेस पे आके बनता है। लावा अर्थ के सरफेस पे आया और जब ये रॉक बना तो इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होता है बाह्य आग्नेय चट्टान, इसका अगर हम एक एग्जाम्पल ले ले तो बेसाल्ट, बेसाल्ट एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है। एक बार और मैं आपको बता दूं कि जब ये लावा अर्थ के सरफेस पे आकर सॉलिडिफाई हो जाता है और जो इग्नियस रॉक बनता है तो इसको हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। बाहर बनना, एक्सट्रूसिव मतलब बाह्य मतलब ही बाहर। तो ये बेसाल्ट हो गया इसका एग्जाम्पल। तो बेसाल्ट जो है ये हमारे इंडिया में डेक्कन के प्लेट्यू में काफ़ी पाया जाता है। डेक्कन प्लेट्यू में, जो हमारे साउथ इंडिया का पेनिनसुलार का जो डेक्कन प्लेट्यू पार्ट है, इसमें बेसाल्ट खूब पाया जाता है, जो कि एक्सट्रूसिव का एक एग्जाम्पल है। इंट्रूसिव की बात करें अंतः की, तो अंतः क्या होता है? देखो जब ये मैग्मा बाहर आ रहा होता है तो सब तो नहीं आ पाता, कभी कभार क्या आता है कि इनसाइड ही कुछ अंदर ही कुछ जो है सो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो जब वो अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो अंदर ही इग्नियस रॉक बन जाता है, तो उसको फिर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या अंतः आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट ये एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट। ठीक है, तो ये आपका इग्नियस रॉक हो जाता है। अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स की खास बात करें, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जानें। सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हम लोग अवसादी चट्टान भी कहते हैं। तो जो ये सेडिमेंट्री रॉक है आपका, इसको लेयर्ड रॉक या परतदार चट्टान भी कहा जाता है। लेयर्ड रॉक या परतदार चट्टान भी कहा जाता है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक ये तो हम पहले ही जान गए कि इग्नियस रॉक से बनता है, और इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, जीवाश्म। फॉसिल्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स के जो रिमेन्स होते हैं, जो दब जाते हैं धरती के अंदर, बाद में हमें मिलते हैं, तो उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से
कि फॉसिल्स की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो जैसे कि कोल हो गया, ठीक है, कोयला, लाइम स्टोन हो गया, चूना पत्थर, सैंड स्टोन हो गया, बलुआ पत्थर, ये सब एक अच्छे एग्जाम्पल हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक के। कोल, कोयला, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर, तो ये आपके सेडिमेंट्री रॉक हो जाते हैं। सेकंड, इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। तो मेटामॉर्फिक रॉक कायांतरित चट्टान होते हैं, तो इनका जो निर्माण है सेडिमेंट्री से होता है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक बनता है। कई बार ज़्यादा प्रेशर पड़ने पे डायरेक्ट इग्नियस से भी बन जाता है, प्रेशर पड़ने पे इग्नियस से, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो इग्नियस से भी डायरेक्ट बन सकता है, ठीक है, और सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों से बनता है, कह सकते हो आप, ठीक है, मेनली सेडिमेंट्री से। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि मार्बल, मार्बल जो है आपका ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है, जो कि लाइम स्टोन से बनता है, लाइम स्टोन से बनता है मार्बल। अब ये तो हमने जान ही लिया कि सेडिमेंट्री रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक बन रहे हैं ना, तो लाइम स्टोन से क्या बनता है, मार्बल बनता है। इसके बाद डायमंड, भाई डायमंड भी इसी में आ जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में ही आ जाएगा डायमंड। तो डायमंड भी किससे बन रहा है आपका, कोल से बन रहा है, कोल आपका सेडिमेंट्री हो गया और डायमंड क्या हो गया आपका, मेटामॉर्फिक हो गया। तो ये आपके सारे के सारे रॉक्स हो जाते हैं, ये टोटल रॉक्स हो जाते हैं हमारे। तो ये हमने वोल्केनो एंड रॉक्स के बारे में स्टडी किया, ये हमने जाना वोल्केनो एंड रॉक्स के बारे में। यहाँ पे एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे इग्नियस का ग्रेनाइट हो गया, बेसॉल्ट हो गया, सेडिमेंट्री का जो है आपका कोल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मेटामॉर्फिक का मार्बल, डायमंड, है ना, तो इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो हमने वोल्केनो का स्ट्रक्चर बनाया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्रेटर किसे कहते हैं, वेंट किसे कहते हैं, ठीक है, ये क्रस्ट का पार्ट है जहाँ से मैग्मा क्या होता है, मॉल्टन रॉक्स होता है, ये बाहर आके यही क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब हम लोग जो है अर्थक्वेक के बारे में अब डिस्कशन शुरू करते हैं। तो अर्थक्वेक क्या होता है, शेकिंग ऑफ अर्थ या वाइब्रेशन इन अर्थ, पृथ्वी को में शेकिंग होना या वाइब्रेशन होना ही अर्थक्वेक कहलाता है। तो अर्थक्वेक के स्टडी को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं, सिस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नॉन एज सिस्मोलॉजी। और इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक को सिस्मोग्राफ नामक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, और इसे जिस स्केल पे मेजर किया जाता है उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना, ये अर्थक्वेक को मेजर करने का स्केल होता है। तो देखो, अर्थ के इनसाइड वो कोई भी पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है तो उसे फोकस कहते हैं। फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, और फोकस के ठीक ऊपर अर्थ के सरफेस पे जो पॉइंट होता है इसे एपिसेंटर कहते हैं। जी हाँ, ये वही चीज़ है जिसको आप सेंटर ऑफ अर्थक्वेक कहते हो। तो जो प्लेस इस एपिसेंटर के जितना पास होता है उसे उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है, और जो प्लेस इस एपिसेंटर से जितना दूर होता है उसे उतना कम नुकसान होता है, ठीक है। तो ये एपिसेंटर सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक होता है। इसके बाद अर्थक्वेक के अगर हम वेव्स की बात करें तो अर्थक्वेक में 3 तरह के वेव्स होते हैं। एक आपका पी वेव होता है, पी वेव, दूसरा एस वेव होता है,
और तीसरा एल वेव होता है, एल वेव। ये आपके 3 तरह के वेव्स ओरिजिनेट होते हैं। तो पी वेव प्राइमरी वेव होता है, सबसे पहले पहुंचता है ये फोकस से एपिसेंटर पे, सबसे पहले पहुंचने वाला वेव पी वेव होता है। लेकिन ये ना लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है, नुकसान कम पहुंचाता है, ये नुकसान कम पहुंचाता है पी वेव। फिर पी वेव के बाद एस वेव पहुंचने वाला दूसरा वेव होता है और इसका नुकसान थोड़ा सा पी वेव से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम एल वेव की बात करें तो एल वेव को लव वेव भी कहा जाता है। लव नाम के साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था, ढूंढा था, तो उसी के नाम पे इसकी डिस्कवरी की थी, इन्वेंट नहीं डिस्कवरी की थी। लव नाम के साइंटिस्ट ने इसे ढूंढा था, इसकी डिस्कवरी की थी, तो इसलिए इसको एल वेव कहते हैं। तो लव वेव के नाम से इसे जाना जाता है। ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है ना, ये आपका एल वेव होता है और इसको सरफेस वेव के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर में अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, जिसमें अर्थक्वेक, वोल्केनो और रॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें थी। तो अब मैं आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से कवर कीजिए। गुड बाय।